friends, hi, this is Apurva and I welcome you to Civil's Tube. I hope you all are good. तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम हमारी जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सातवाहन डायनेस्टी के बारे में देखा था। सातवाहन डायनेस्टी को हमने काफ़ी डिटेल में कवर करा है, सारे जितने भी उसके इंपॉर्टेंट किंग्स थे उनके बारे में देखा। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेरी वर्क, सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में कवर करा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब सातवाहन डायनेस्टी डिक्लाइन होती है और नॉर्थ वाले रीजन में कुषाण डायनेस्टी डिक्लाइन होती है, उसके बाद में गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज होकर आती है। गुप्ता पीरियड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी साल की यदि हम यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम देखते हैं तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन गुप्ता पीरियड से रिलेटेड बने। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जितना डिटेल में इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं हम उतना डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ है आप सबके लिए कि अब मैं 12 फरवरी से अनअकैडमी पे भी पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ। अनअकैडमी पे मैं 3 सेशंस लूँगी डेली बेसिस पे। जो फर्स्ट सेशन होगा वो सुबह 7 o'clock पे होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के बारे में। इसके बाद में जो सेकंड सेशन होगा वो 11 बजे होगा 11 AM पे। उसमें हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन, जो द हिंदू, उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेरी 5 बजे भी उस पर क्लास रहेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, डिटेल में कवर करेंगे। यदि आपको यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपको लाइव सेशन देखना है, लाइव पढ़ना है, तो आप वहाँ पे आके मेरा लेक्चर देख सकते हैं 12 फरवरी से। इसके अलावा उस वहाँ पे अल्टरनेट डेज अलग अलग चलेगा। पहले दिन चलेगा एंशिएंट इंडिया, इसके अलावा चलेगा कमीशंस। जो एमपीपीएससी का इस साल का सिलेबस है उसमें स्पेसिफिक टॉपिक है बॉडीज़, जिसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये सारी बॉडीज़ को डिटेल में पढ़ना है। तो वो टॉपिक को भी हम अल्टरनेट डेज के बेसिस पे कवर करेंगे और यदि आप वो टॉपिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे वो लाइव सेशंस देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हम वो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो अनअकैडमी के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और 12 फरवरी से मेरे जितने भी सेशन रहेंगे आप वो देख सकते हैं। सारी क्लासेस फ्री है और लाइव क्लासेस रहेगी तो आप वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। प्लस जो एडिटोरियल डिस्कशन होगा वहाँ पे मैं एडिटोरियल से रिलेटेड PDF प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा जो करंट अफेयर डिस्कशन होगा तो मैं करंट अफेयर की भी PDF प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। किस सेंस में कहा जाता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काफ़ी तरीके के डेवलपमेंट हमको देखने मिलते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके अलावा जैसे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप देखेंगे कि जो टेम्पल्स बनना स्टार्ट हुए थे, हिंदू टेम्पल्स, वो पर्टिकुलरली इसी टाइम पे बनना स्टार्ट हुए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने मिलती हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, काफ़ी सारी फील्ड में, ग्रामर की फील्ड में, लिटरेरी वर्क में बहुत तरीके के डेवलपमेंट हमको देखने मिलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओके, गुप्ता पीरियड के टाइम की यदि हम बात करें या गुप्ता एम्पायर की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी छोटा है एज कंपेयर टू मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर ने ये पूरे एरिया को कॉन्कर कर लिया था, बट यदि यहाँ तक के एरिया को कॉन्कर कर लिया था, बट यदि हम गुप्ता पीरियड की बात करें तो गुप्ता पीरियड का रूल इस पर्टिकुलर रीजन में ही था। ओके, यहाँ पे वकाटक डायनेस्टी का रूल था उस समय पे। तो हम आगे चलकर ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एकदम से ये गुप्ता डायनेस्टी आई कहाँ से, किस तरीके से ये डायनेस्टी इमर्ज हुई। तो हम देखते हैं कि तब हम 3rd सेंचुरी AD की बात करते हैं, मतलब अराउंड 250 AD के आसपास का टाइम। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सातवाहन डायनेस्टी हमने डिस्कस करा था सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, सातवाहन डायनेस्टी भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। प्लस हम देखते हैं नॉर्थ वाले पार्ट में, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जहाँ पे आप हुनास के बारे में देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में कुशान्स का रूल था। कुशान्स ने अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था। तब हमने कुशान्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था। धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुशान जो डायनेस्टी है वो भी डिक्लाइन होने लगती है और नीचे साउथ में जो सातवाहन डायनेस्टी थी वो दोनों ही डिक्लाइन होने लगती है।
ओके। और उसी की जगह पे एक नया एम्पायर इमर्ज होकर आता है जिसको हम बोलते हैं गुप्ता एम्पायर। और ये जो गुप्ता एम्पायर था वो कहाँ पे बना हुआ था, कहाँ पे यह एम्पायर हमको देखने के लिए मिलता है, तो जो कुशान्स की टेरिटरी थी और जो सतवाहन्स की जो टेरिटरी थी वो इस एरिया में थी। तो सतवाहन्स की टेरिटरी और कुशान्स की टेरिटरी को मिलाकर जो उनका पार्ट था वहाँ पे किसका रूल स्टार्ट हो गया था, अब गुप्तास का रूल स्टार्ट हो गया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता एम्पायर काफ़ी ज़्यादा लार्ज नहीं था मौर्यन एम्पायर की तरह, बट इन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को एक यूनिटी प्रोवाइड करी फॉर मोर देन अ सेंचुरी। 335 AD जब हम समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड देखते हैं, तब से लेकर हम 455 AD कुमारगुप्त के आसपास का टाइम तक हम देखते हैं कि इंडिया एक यूनिफाइड ढंग से रहा। इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी वो यूनिफाइड हुई थी। अब वो कैसे, हम देख रहे हैं कि इनका रूल इतने बड़े एरिया में नहीं था, अलग अलग समय पे अलग अलग किंग्स ने कुछ कुछ रीजन्स को कॉन्कर करा, बट हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो किंग्स थे उन्होंने इनकी सजरनीटी को एक्सेप्ट किया था गुप्तास की, और वो एज अ सबॉर्डिनेट ऑफ गुप्तास काम करते थे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया को उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल यूनिटी प्रोवाइड हुई। पॉलिटिकल यूनिटी की वजह से इंडिया दूसरी फील्ड में काम कर पाया। देखिए, यदि हम एक अनस्टेबल गवर्नमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि अनस्टेबिलिटी में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, चीज़ें फ्लरिश नहीं हो पाती है उस तरीके से। बट हम वहीं पर देखते हैं जब एक यूनिटी, एक स्टेबिलिटी होती है, तो उस समय पे दूसरी फील्ड के अंदर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाता है। ओके। और वही चीज़ हम गुप्ता पीरियड के समय पे देखते हैं। गुप्ता पीरियड के समय पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल यूनिटी हमको देखने मिली इंडिया में फॉर मोर देन अ सेंचुरी। और वो जो सेंचुरी थी वो पूरा 100 साल का जो टाइम पीरियड था, और 100 साल से ज़्यादा का ये जो टाइम पीरियड था, इस पूरे पीरियड के दौरान इंडिया ने अलग अलग फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड हमको इकोनॉमी इंडिया की उस समय देखने के लिए मिली। यदि हम बात करें कि गुप्तास कहाँ से आए, कैसे आए, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये लोग थे कौन। जैसे हम मौर्यंस के बारे में पढ़ते हैं और मौर्यंस के बारे में भी हम एग्जैक्टली नहीं पता कर पाते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन थे, वो शूद्र थे या वो क्षत्रिय थे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टेक्स्ट के अंदर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, और वही केस हमको गुप्तास के साथ देखने मिलता है। गुप्तास की ओरिजिनल होमलैंड क्या थी हमको नहीं पता, एग्जैक्टली ये कहाँ से आए थे हमको नहीं पता, बट एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद जो गुप्तास थे वो बिलोंग करते थे बंगाल से। और कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि शायद ये बिलोंग करते थे यूपी में जो इलाहाबाद, जिसको प्रयाग के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज कहा जाता था, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग हिस्टोरियंस के बीच में सब चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे, कुछ बातों के बेसिस पे कोई की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और किसी की बात को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट हमको नहीं आइडिया है कि गुप्तास कहाँ से आए थे, इसलिए हम एक एस्टिमेटेड तौर पे हमको ऐसा पता चलता है कि शायद वो बंगाल से आए थे, या तो फिर वो प्रयागराज जो इलाहाबाद सिटी है वहाँ से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कौन से वर्ण सिस्टम के थे, या ये क्षत्रिय थे या ये वैश्य थे, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ये चीज़ हमने मौर्यंस के समय पे भी डिस्कस करी थी। देखिए, मैं आपको मौर्यन से बार बार कंपेयर करके इनको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की तब हम बात करते हैं तो उस समय पे दो एम्पायर्स का काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन होता है, वो है मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आप देखते हैं ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड एंड गुप्ता पीरियड। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था और क्या सिमिलरिटी थी, ये थोड़ा सा समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि हम वहाँ पे देखते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और जैन टेक्स्ट है, उसमें कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्षत्रिय थे। हिंदू टेक्स्ट, ब्राह्मण टेक्स्ट के अंदर वहाँ कहा जाता है कि वो कुलहीन थे या शूद्र थे। उसी तरीके से गुप्तास के बारे में हमको आइडिया नहीं है, बट ये माना जाता है कि शायद ये ब्राह्मण्स थे या तो ये वैश्य थे। अब देखिए, ये चीज़ कैसे पता लगाई जाती है, क्योंकि इनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे फकटक डायनेस्टी के साथ।
जिनका रूल था महाराष्ट्र वाले रीजन में। अब जो कटक डायनेस्टी थी वो एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। ओके, तो इनके गोत्रों के नाम उनके बुक्स के अंदर, उनके लिटरेरी सोर्सेस में दिया हुआ है कि गुप्ता का जो गोत्र था वो ये था। तो उस बेसिस पे ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि शायद ये ब्राह्मण होंगे, इसलिए इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस बने कटक डायनेस्टी के साथ में, और इनकी ये जो गोत्र का नाम है ये शायद ब्राह्मण से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे कहा जाता है कि शायद ये ब्राह्मण थे। कई जगहों पे कहा जाता है कि शायद ये वैश्य थे और इन्होंने अपने स्टेटस को हाई करने के लिए जो लिच्छवीस जिनका रूल था नेपाल वाले रीजन में, उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए। तो काफ़ी सारी अलग अलग थ्योरीज इससे रिलेटेड है, बट ये कहा जाता है कि शायद ये ब्राह्मण होंगे या तो ये वैश्य होंगे। अब हम बात करें कि ऐसी क्या सिचुएशंस थी कि जिसके कारण जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसका इमर्जेंस हुआ, वो एक पावरफुल डायनेस्टी के रूप में इमर्ज हुई, उसको एक गोल्डन पीरियड कहा जाने लगा। उसका मेन रीज़न था कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसको सपोर्ट मिला मटेरियल एडवांटेजेस का। अब मटेरियल एडवांटेजेस कैसे, तो देखिए इनका रूल कहाँ से स्टार्ट हुआ, मगध वाले रीजन से, बिहार वाले रीजन से, यूपी वाले रीजन से। हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं इमर्जेंस ऑफ महाजनपद के टाइम कि ऐसा क्या कारण था कि 16 महाजनपद के अंदर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग महाजनपद और सबसे स्ट्रॉन्ग जिसे हम बोलते हैं जो किंग्स थे वो मगध के ही क्यों बने, या मगध के ही किंग्स ने पूरी इंडिया के ऊपर रूल क्यों किया, क्योंकि उनको एक जोग्राफिकल टेरिटोरियल रिसोर्सेज से रिलेटेड एडवांसमेंट था। उनका जो रूल था बिहार वाले रीजन में, जो प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड वाला रीजन है, वहाँ पे हमको मगध देखने के लिए मिलता है। तो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन इस तरीके की थी कि प्रोटेक्शन मिल जाता था। सेकेंड चीज़ ये होती थी कि आयरन ओर से रिलेटेड जो माइंस थी वो मगध से ज़्यादा दूर नहीं थी। उसी तरीके से हम देखते हैं कि गुप्ता प्लेट का रूल भी यूपी बिहार वाले रीजन से स्टार्ट हुआ। तो इनके लिए जो आयरन और की माइंस थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी, इनको इजी अवेलेबल थे रिसोर्सेज। सेकेंड चीज़ ये कि यूपी बिहार का जो रीजन है वहाँ की लैंड आज भी वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया कहलाती है, ऑफ इंडिया क्या वर्ल्ड कहलाती है। तो उस समय भी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी, तो काफ़ी प्रॉस्परस रीजन था, और इस चीज़ का फ़ायदा किसको मिला, गुप्तास को मिला अपने रूल को एक्सपैंड करने में। यदि हम कभी भी किसी भी समय की बात करें, हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, हम मेडाइवल पीरियड की बात करें, हम मॉडर्न पीरियड की बात करें, तब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वगैरह देखते हैं, तो हम एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी किंगडम या कोई भी डायनेस्टी या कोई भी रूलर को अपने आप को एक्सपैंड करना हो, अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे वर्क करना हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मटेरियल रिसोर्सेस, मनी, फूड सप्लाई, रॉ मटेरियल फॉर वेपन्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करी गुप्तास को अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन में या अपनी एक सॉवर्निटी क्रिएट करने पे ऑन अदर स्टेट्स। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हम देखते हैं कि जो कुशान्स थे उन्होंने हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे। उनका जो रूल था वो उसको बेस माना जाता है ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ गुप्ता पीरियड। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है इंडिया का, यहाँ पे आता है चाइना और यहाँ पे आप समझ लीजिए आता है यूरोप, यदि आप इधर से आगे जाएंगे तो यहाँ से ये जो सिल्क रूट, ये जो हम एंशियंट इंडिया का ट्रेडिंग रूट बोलते थे, वो कुशान्स के अंडर आता था। और हम देखते हैं कि बाद में ये जो रूट था ये काफ़ी ज़्यादा एसेसिबल हो चुका था गुप्तास के लिए, और जिसके कारण गुप्तास को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली अपने आप को प्रॉस्परस बनाने में, अपने आप को फ्लरिश करने में। ओके, सिल्क ट्रेड विद द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और वो यहीं से क्या करते थे, सिल्क ट्रेड करते थे ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को हम क्या बोलते हैं, बेजेंटाइन एम्पायर भी बोलते हैं। 1453 एडी के आसपास ये एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, काफ़ी लंबे समय तक इनका रूल रहा था बेजेंटाइन एम्पायर का। और उसके बाद में हम तब अराइवल ऑफ यूरोपियन पढ़ते हैं तो उसमें भी हम बेजेंटाइन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बेजेंटाइन एम्पायर था
ये गुप्ता पीरियड के समय पे भी था। इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा हमने बेसिक समझ लिया, अब हम डिस्कस करेंगे सारी किंग्स के बारे में, उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है या जिनने कोई कॉइन्स इशू करे हैं और उन्होंने जो टाइटल्स लिए हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं श्री गुप्ता के बारे में या महाराजा गुप्ता के बारे में। ओके, श्री गुप्त, इनको कहा जाता है कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके जो फाउंडर थे वो यही थे। एग्जैक्टली नहीं पता इनका रूल कहाँ था, कैसा था, किस तरीके से इनने अपने किंगडम की इस्टेब्लिशमेंट करी, कोई बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल अकाउंट हमको इनके बारे में नहीं पता है, बट एक एस्टिमेटेड तौर पे हम पता लगाते हैं जो भी हमको हिस्टोरिकल सोर्सेस से समझ में आता है कि शायद 240 से लेकर 280 तक के आसपास का इनका रूल रहा होगा। अर्लीस्ट नोन किंग है इस डायनेस्टी के, अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग बात की गई है कि कब से कब रूल किया, और फाउंडर है इस डायनेस्टी के। ओके, इसके बाद में जो सेकंड किंग थे इस डायनेस्टी के वो थे घटोत्कच। महाभारत में जो घटोत्कच है उनसे कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, ये घटोत्कच सेकंड किंग का नाम था। शायद 280 एडी से लेकर 319 एडी तक का इनके रूल रहा था। श्रीगुप्त को सक्सीड किया था शायद उनके बेटे होंगे, और इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा का। श्रीगुप्त ने और घटोत्कच दोनों ने महाराजा का टाइटल लिया था। हमारे माइंड में क्या आता है महाराजा सुन के कि शायद ये किंग होंगे, बट जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस समय इनका रूल था श्रीगुप्त का और घटोत्कच का, उस समय जो महाराजा जो टाइटल लेते थे वो फ्यूडेटरीज होते थे। फ्यूडेटरी रूलर्स टाइटल लेते थे महाराजा का। तो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि शायद ये कुशांस के फ्यूडेटरीज होंगे या उनके वासल्स होंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महाराजा का टाइटल लेते थे घटोत्कच और श्रीगुप्त, जिसके बेसिस पे हम ये आइडिया लगाते हैं कि शायद ये फ्यूडेटरी होंगे कुशांस के। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस पीरियड में बहुत सारे फ्यूडेटरीज महाराजा का टाइटल लेते थे, बट ऐसे कई इंस्टेंस हैं जहाँ पे महाराजा का टाइटल सोवरिन रूलर्स ने भी लिया है। तो हम ये बात सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये फ्यूडेटरीज थे कुशान के। ओके, तो इस चीज़ को लेकर भी कोई ज़्यादा क्लियरिटी हमारे पास नहीं है। देखिए, आपको एक चीज़ समझना होगी कि जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं वो काफ़ी पुराना समय है। तो हम तब गुप्ता पीरियड की भी बात करते हैं, तो इनिशियली जो इनके किंग्स थे उनकी हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि इनका रूल किस रीजन में कब से कब तक था। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ये पता करने में। ऐसे ही हमने देखा सतवाहन डायनेस्टी में, हम देखते हैं वात्मीपुत्र शतकर्णी का, तो अलग अलग सोर्सेज में हमको अलग अलग उनका टाइम पीरियड पता चलता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्जैक्टली पता करना कि किसका क्या टाइम पीरियड रहा है। बट जब हम लेटर गुप्ता किंग पढ़ते हैं, ये जो 2 किंग थे उसके बाद के जो किंग्स पढ़ते हैं, उनके बारे में हमको धीरे धीरे काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस समय कॉइन्स वगैरह आने लगे थे, तो उसके बेसिस पे भी हम बहुत कुछ पता कर लेते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अब सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग थे इस डायनेस्टी के, उनके बारे में। इनका नाम था चंद्रगुप्त वन सॉरी, चंद्रगुप्त वन नाम था इनका। 335 एडी तक 336 एडी तक इनका रूल रहा था। यदि हम एग्जैक्टली बात करें कि इनका रूल कब स्टार्ट हुआ होगा तो हमको एग्जैक्ट डेट्स वगैरह तो नहीं पता, बट एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि शायद 319-320 एडी के आसपास इनका रूल स्टार्ट हुआ था। उस समय से ही रूल कर रहे थे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग थे इस डायनेस्टी के चंद्रगुप्त वन। इन्होंने महाराज का टाइटल नहीं लिया था, इन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था। तो यदि ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी जिसने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था, तो उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त वन। ये जो टाइटल है इससे हमको पता चलता है कि इनकी सिग्निफिकेंस बढ़ चुकी थी एज अ इम्पीरियल पावर, और इनका जो स्टेटस था
वो भी अब बढ़ चुका था। पहले ये महाराजा के टाइटल लेते थे, अभी महाराजाधिराज का टाइटल लेते थे, जिससे हमको पता चलता है कि शायद इनका जो रूल था वो इंडिपेंडेंट हो चुका होगा, सोवरेन स्टेट हो चुका होगा, या तो इनका जो स्टेटस था वो बढ़ चुका होगा। इनके समय की हमको ऐसे कोई बहुत सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता है, ना ही इनके समय के कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं जिसके बेसिस पे हम उस समय की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता लगा सकें। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट जो इनके समय पे हुआ, या इनकी लाइफ से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था, वो ये था कि इन्हें कुमार देवी से शादी करी थी। मैरिज टू कुमार देवी, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस ऑफ नेपाल थी। ये मैप देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिच्छवीज का रूल था और ये लिच्छवी प्रिंसेस से इन्होंने शादी करी थी। अब क्योंकि इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करी थी, जिसकी वजह से इनका जो पॉलिटिकल पावर था वो बढ़ गया था, इनका डोमिनेंस बढ़ चुका था, और इनको इसी वजह से शायद ये बाद में जाके महाराजाधिराज का टाइटल ले पाए होंगे और एक इंपीरियल के रूप में इमर्ज हुए होंगे, ऐसा माना जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चंद्रगुप्त वन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शायद इनका टेन्योर जो था वो 319-320 एडी के आसपास स्टार्ट होकर 335-336 एडी तक चला है। इन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था। शायद ये टाइटल ये तभी ले पाए होंगे जब इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी करी होगी, उसी के बेसिस पे शायद ये टाइटल ले पाए होंगे, क्योंकि उसके बाद में इनकी जो पॉलिटिकल स्टेटस था, जो डोमिनेंस था इस पर्टिकुलर रीजन में, वो डेफिनेटली बढ़ा होगा। हम तब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें या मेडाइवल की बात करें या मॉडर्न की बात करें, तो दो तरीके से टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना इजी होता था। एक तो होते थे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वॉर, इसके बाद में हम देखते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस। कई किंग्स ऐसे होते थे जो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बेसिस पे ही करते थे, क्योंकि वो मैक्सिमम वो बिलीव करते होंगे पीस की चीज़ में, पीस के ऊपर बिलीव करते होंगे और मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बेसिस पे ही अपना एक्सपेंशन करते होंगे। जैसे हमने बिम्बिसार के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बेसिस पे उस समय मगध को एक हाइट प्रोवाइड करी थी, हरियंक डायनेस्टी के रूल को एक्सपैंड करा था, और उस समय मगध एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद के रूप में इमर्ज हुआ था। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त वन थे, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करे थे नेपाल वाले रीजन में लिच्छवीज के साथ में। उनकी जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनसे शादी करके। ओके, अब हमको इसके बारे में कैसे पता चलता है कि कुमार देवी जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनसे ही इनकी शादी हुई थी? तो हमको पता चलता है ये इनके कॉइन्स से। इन्होंने इनकी जब शादी हुई थी उस इवेंट को याद रखने के लिए कॉइन्स इशू किए थे। उनके समय पे इशू हुए हैं और या तो उनके बेटे के समय पे इशू हुए हैं, ये भी चीज़ अभी हमको एग्जैक्टली नहीं पता है। बट इस कॉइन को कहा जाता है किंग एंड क्वीन कॉइन। इस कॉइन के ऊपर एक तरफ किंग और क्वीन बने होते हैं, एक तरफ गॉडेस बनी होती है जो कि शेर पे बैठी हुई है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, तो ये इस तरीके का गोल्ड कॉइन दिनार उस समय इशू किया था चंद्रगुप्त वन ने, या बाद में उनके बेटे ने इशू करा होगा। इसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि इन्होंने शादी करी थी लिच्छवी प्रिंसेस से। अब इसके ऊपर एक और शब्द लिखा हुआ है जिसके बेसिस पे हमको ये बात पता चलती है, लिच्छव्यहा। लिच्छव्यहा का मतलब होता है लिच्छवीज के साथ कुछ मैट्रिमोनियल रिलेशंस। इसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि शायद लिच्छवी प्रिंसेस से इनकी शादी हुई होगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त वन के बेटे रहते हैं, वो टाइटल लेते हैं लिच्छवी दोहित्र का, जिससे हमको पता चलता है कि वो लिच्छवीज थे, उनके ग्रैंडसन थे। ये चीज़ भी कंफर्म करती है कि चंद्रगुप्त वन की शादी हुई थी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से। अब हम डिस्कस करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग है गुप्ता डायनेस्टी के। इनका रूल था 335 एडी से लेकर 375 एडी तक का। यदि हम इनके समय की बात करें तो इनको ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। 380 एडी के आसपास शायद इनका रूल खत्म हुआ होगा, अभी तक कंफर्म नहीं है कब से कब तक। इन सब डेट्स को लेकर, ईयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेज पे हम कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ये सक्सेसर थे चंद्रगुप्त वन के।
कैसे हमको पता चलता है? इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के बेसिस पे। इनके इंस्क्रिप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके इंस्क्रिप्शन से हमको बहुत कुछ पता चलता है। इन्होंने काफ़ी सारे किंगडम्स को कॉन्कर किया था। अहिचत्र, ये यूपी में प्लेस है। पद्मावती, जो कि ग्वालियर वाला रीजन है वो। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी नेबरिंग ट्राइब्स जैसे कि मलावास जो कि मालवा वाले रीजन में रहते थे, राजस्थान के रीजन में रहते थे, युधेयास, अर्जुनियास, मदुरास, अभिराज, अलग अलग ट्राइब्स को कॉन्कर किया था, उनके रीजन को कॉन्कर किया था। ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर आपको मलावास दिख रहा होगा। ये वाला जो रीजन है वो युधेयास, ये वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो इन्होंने काफ़ी सारी ट्राइब्स के रीजन को कॉन्कर किया और काफ़ी बड़े लेवल पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन समुद्रगुप्त के टाइम पे हमको देखने मिलता है। जैसे कि इनका नाम है समुद्र, उसी तरीके से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन के ऊपर वर्क किया। यदि हम वेस्टर्न स्कॉलर्स की बात माने, जो यूरोपियन स्कॉलर्स वगैरह थे, वो इनको नेपोलियन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए थे। देख रहे हैं आप, ये पिंक कलर से जो रीजन दिख रहा है आपको, ये समुद्रगुप्त के टाइम का है। और ये यहाँ नीचे मतलब कि ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ इन्होंने अपने रूल को इस्टेब्लिश किया। तो ये कलिंग, उड़ीसा वगैरह वाला जो रीजन है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इधर मध्य प्रदेश का जो नदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, राजस्थान का रीजन, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर तक का जो पार्ट है, मतलब जो इंडस रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, वहाँ तक के रीजन को इन्होंने अपनी टेरिटोरीज में इंक्लूड कर लिया था। तो काफ़ी लार्ज स्केल पे इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करा, जिसके कारण इनको नेपोलियन कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो अशोका थे, जो मॉडर्न किंग अशोका थे, उनसे काफ़ी अलग थे इन सब चीज़ों के अंदर। जो अशोका थे वो बिलीव करते थे इन द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन। बट वहीं पर यदि हम समुद्रगुप्त की बात करें तो ये बिलीव करते थे इन द पॉलिसी ऑफ वायलेंस एंड कॉन्क्वेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस के बारे में, हमको समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है। तो इनसे रिलेटेड हमको एरन के अंदर रेड सैंडस्टोन इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है। एरन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो कि गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है। यदि आप एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और आपने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस की जो हमारी सीरीज़ है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके अंदर यदि एरन वाला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि एरन कितनी इंपॉर्टेंट प्लेस है। और उस समय जब गुप्तास का रूल था, उस समय वहाँ पे कितने सारे टेम्पल्स बने, कितने सारी स्टैच्यूज़ वगैरह बने, कितने सारे पिलर इंस्क्रिप्शंस वगैरह बने, जिसके बेसिस पे हमको उस समय के बारे में और उस समय के रूलर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसके अलावा हमको 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी देखने मिलते हैं, गया और नालंदा में। बट कई स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है, कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ गया और नालंदा, ये फेक है। बट समुद्रगुप्त के रूल के समय की सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है वो है प्रयाग प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन आप बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन से हमको समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उनके रूल के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में। इसी एक इंस्क्रिप्शन में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो हमको समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे हम अशोका के टाइम की बात करते हैं तो हम काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे उस समय के बारे में पता लगाते हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रयाग प्रशिष्टि जिसे बोल सकते हैं या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हम जिसे बोलते हैं, वहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है समुद्रगुप्त से रिलेटेड, जिससे कि हमको उस समय के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो इंस्क्रिप्शन है, प्रयाग प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन जिसे हम बोलते हैं, उसको कंपोज किया था हरिसेन ने, जो कि कोर्ट पोएट थे और मिनिस्टर थे समुद्रगुप्त के। ये प्रयाग प्रशिष्टि मतलब कि इसके अंदर किंग से रिलेटेड यूलॉजीज दी हुई हैं, उनकी बहुत तारीफ की हुई है, इसलिए इसको प्रशिष्टि कहा जाता है। ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो एक इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो एक पिलर है जिसके ऊपर
अशोका के बारे में मेंशन है और उसी पिलर के ऊपर समुद्रगुप्त ने भी अपने बारे में बहुत कुछ मेंशन करवाया है हरिसेन से। अशोका के बारे में मेंशन है, उनकी बुद्धिस्ट पॉलिसी, उनकी धम्म पॉलिसी के बारे में मेंशन है, उनकी क्वीन कारुवाकी का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अशोका के बारे में हमको इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। प्लस अशोका का जहाँ लिखा है उसके जस्ट नीचे ही आपको समुद्रगुप्त के बारे में 33 लाइन का इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर भी बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। यदि हम बात करें हरिसेन की, तो हरिसेन कौन थे? ये कोर्ट पोएट थे, ये संधि विग्रहिका थे। संधि विग्रहिका कौन होते हैं? जो कि मिनिस्टर होते हैं पीस और वॉर के। इसके अलावा कुमार अमात्य थे, हाई रैंकिंग कैडर ऑफिशियल्स थे। इसके अलावा महादंड नायक थे, मतलब कि इनके पास जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर भी थे। ये हाई रैंकिंग ऑफिसर थे ये समुद्रगुप्त के टाइम पे, और उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से इन डिटेल्ड क्वेश्चन गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड इस बार पूछे गए, तो डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इसमें से कौन से मिनिस्टर थे हरिसेन। कुछ मिनिस्ट्री के नाम लिखे हों और आपको पता ना हो तो डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से मिनिस्ट्री से ये एसोसिएटेड थे या कौन से लेवल के ऑफिसर थे। अब यदि हम बात करें समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशिष्ट इंस्क्रिप्शन की, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है एट प्रेजेंट इलाहाबाद के फोर्ट में है। बट ये कहा जाता है कि ओरिजिनली जो ये इंस्क्रिप्शन था इसको इरेक्ट किया गया था प्रयाग में, कौसम्बी। जो जैसे हम दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली 7 सिटीज़ हैं, वहाँ पे अलग अलग नाम है, जैसे कि महरूली वगैरह हम पढ़ते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो इलाहाबाद है वो बहुत बड़ा है, उसके कुछ पार्ट्स थे। वहाँ पे कौसम्बी नाम की प्लेस थी, वहाँ पे ये जो पिलर था उसको एरेक्ट किया गया था। बट वहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया गया शायद दिल्ली सल्तनत के किंग के द्वारा इलाहाबाद के फोर्ट में। इसके बाद में हम देखते हैं कि यदि इसको कंपोज की बात की जाए तो इसको कंपोज किया है हरिसेन ने। संस्कृत लैंग्वेज में है, इम्पॉर्टेंट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं तो इस समय जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी संस्कृत थी। संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो हमको इस समय के इंस्क्रिप्शन संस्कृत लैंग्वेज में देखे मिलते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो सतवाहंस थे उनके इंस्क्रिप्शन हमको कौन सी लैंग्वेज में देखने के लिए मिलते हैं। ओके, यदि हम इस इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसका जो अर्लीस्ट पार्ट है, जो पहले की जो लाइन्स लिखी है वर्सेस में लिखी हुई है, और जो बाद की जो लाइन्स है वो प्रोज में लिखी हुई है। वर्सेस के अंदर आपको कैसे देखने मिलता है, एक रेडमेटिक फॉर्म में लिखा होता है, कविता की तरह लिखा होता है, जो हम पोएम्स पढ़ते हैं उस तरीके से लिखा होता है। बट जो लेटर पार्ट है वो नॉर्मली लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई पोएट्री वे से या उस तरीके से नहीं लिखा हुआ है। यदि हम बात करें कि इससे हमको क्या क्या पता चलता है, तो उनके कोरोनेशन के बारे में पता चलता है, कब उनका राज अभिषेक हुआ, कब वो गद्दी पे बैठे, उनकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में पता चलता है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमको इस इंस्क्रिप्शन से समुद्रगुप्त के बारे में पता चलती है। 33 लाइन का लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है ये। इसके अंदर काफ़ी सारी लिस्ट दी हुई है किंग्स की, स्टेट्स की, ट्राइब्स की, जिनको कॉन्कर किया था समुद्रगुप्त ने या सब्जुगेट किया था अंडर वेरियस डिग्री। देखिए, हम तब मॉरियंस की बात करते हैं तो मॉरियंस ने एक यूनिफाइड इंडिया को शो किया। उन्होंने पूरे इंडिया को कॉन्कर करा और पूरे इंडिया पे रूल किया। लगभग पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट समझ लीजिए, एक्सट्रीम साउथ वाला पार्ट छोड़ के सब जगह मॉरियंस का रूल था और पूरी टेरिटरी मॉरियंस के अंडर आती थी। बट गुप्तास ये चीज़ समझ चुके थे, इतने बड़े टेरिटोरियल एरिया को सिंगल हैंडेडली रूल करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए इन्होंने जो किंग्स होते थे जिनके ऊपर इनको विक्ट्री मिलती थी, उनके साथ अलग अलग डिग्रीज का सेटलमेंट करते थे, अलग अलग तरीके का पॉलिसीज़ बनाते थे। कहीं पे बहुत ज़्यादा सब्जुगेशन होता था, कहीं कोई टेरिटरी डायरेक्टली इनके रूल के अंडर आती थी, कई जगहों पे जो किंग्स थे उन्होंने इनकी सजर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि गुप्ताज में और मॉरियंस में ये डिफरेंस था। मॉरियंस ने पूरा टेरिटोरी को एक तरीके से रूल किया, सब जगह उनके गवर्नर्स रूल करते थे, उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता था। बट यहाँ पे हम देखते हैं गुप्ताज के बारे में, तो इन्होंने सब्जुगेट किया अलग अलग किंग्स को अलग अलग डिग्रीज पे, और अलग अलग किंग्स को अलग अलग राइट्स होते थे और अलग अलग तरीके से अलग अलग टेरिटरी इनके अंडर आती थी।
यदि हम 13th लाइन की बात करें, ये जो इनका लॉन्ग 33 लाइन्स का इंस्क्रिप्शन है, उसमें यदि हम 13th लाइन की बात करें तो उसमें बताया हुआ है कि अच्युत और नागसेन के ऊपर इनको विक्ट्री मिली थी और इन्होंने पाटलिपुत्र वाले रीजन को एनेक्स्ट किया था। ओके, वैसे ही कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के टाइम पे भी पाटलिपुत्र वाला रीजन शायद इनके पास ही था। इसके बाद में हम देखते हैं 17th और 18th लाइन। इसके अंदर बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त थे वो एक ब्रेव किंग थे। उनको एक ब्रेव किंग के तौर पे बताया गया है। उनको बताया गया है कि जो उनका सबसे बड़ा एलाय था वो थी उनके आर्म की स्ट्रेंथ, प्रोवेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्म। प्रोवेस का मतलब होता है एबिलिटी, जो उनकी आर्म की एबिलिटी थी वो ही उनका सबसे बड़ा मित्र था, सबसे बड़ा एलाय था। उनकी जो बॉडी थी, उनकी जो चार्मिंग बॉडी थी वो कवर थी विथ 100 confused wounds caused by various weapons। काफ़ी सारे इनकी बॉडी पे वुंड्स थे क्योंकि काफ़ी सारा कॉन्क्वेस्ट के चक्कर में इन्होंने काफ़ी सारी वॉर्स करी, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए इनकी पूरी बॉडी पे आपको वुंड्स देखने मिलते थे। ये बात भी इस इंस्क्रिप्शन में कही गई है। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसकी 19th और 20th लाइन में बताया गया है कि इन्होंने साउथ इंडिया के 12 रूलर्स को डिफीट किया था। इस मैप के थ्रू हमको पता चलता है कि ईस्टर्न वाले पार्ट के अंदर इनका रूल था इस पर्टिकुलर रीजन में, तो ये साउथ की तरफ गए तो इन्होंने यहाँ पे 12 किंग्स को डिफीट किया। इसके बाद में जो 21st लाइन है इस इंस्क्रिप्शन की, इसमें बताया जाता है कि इनने आर्यव्रत के काफ़ी सारे, मतलब नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे किंग्स के ऊपर विक्ट्री हासिल करी, काफ़ी सारे किंग्स को डिफीट किया और उन सबको अपना सबॉर्डिनेट बना लिया। यहाँ पे सर्वेंट का मतलब सबॉर्डिनेट है। ओके, जैसे कि नाग डायनेस्टी हम देखते हैं कि जो ग्वालियर वाला रीजन था जिसको पद्मावती कहा जाता था, प्रेजेंट डे पवाया कहलाता है, वहाँ पे गणपति नाग का रूल था और उनको इन्हीं ने डिफीट किया था। इसके बाद में हम देखते हैं 22nd लाइन में कि इनने अताविक जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे भी इनको विक्ट्री मिली थी। इनके सबॉर्डिनेशन को 5 स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया था ऑफ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन। ओके, ईस्टर्न बॉर्डर वाला जो रीजन था वहाँ के 5 किंग्स ने इनके सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया था। ये बात भी हमको इससे पता चलती है। इसके बाद में हम देखते हैं 23rd जो लाइन है उसमें बताया गया है कि काफ़ी सारे किंग्स ऐसे थे जो कि गुप्ता गरुड़ सील का यूज़ करते थे और मैट्रिमोनियल अलायंस में एंटर होना चाहते थे विद द गुप्तास ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। ओके, काफ़ी सारे किंग्स थे जिन्होंने सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट किया था गुप्ता डायनेस्टी का, और वो गुप्ता डायनेस्टी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस के अंदर इन्वॉल्व होते थे ताकि उनका एक पीसफुल रिलेशन बना रहे और अलग अलग तरीके का सबॉर्डिनेशन गुप्तास का एक्सेप्ट कर रहे थे। ओके, ये इसके अलावा हमको यहाँ पे ये भी पता चलता है कि दैव्यपुत्र, शाही, शाहानुशाही, ये जो किंग्स थे ये शायद लास्ट जो वेस्टिजेस ऑफ कुषाण रूलर्स बोल सकते हैं आप, कुछ छोटे छोटे रूलर्स थे जो कुषाण किंगडम के बचे हुए थे, उनका छोटी छोटी टेरिटरीज में रूल था। उन्होंने भी जो समुद्रगुप्त थे उनका सब्जुगेशन, उनका सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि शाक्स और मुरुंडास, उनके बारे में भी इसमें मेंशन है इसी कंटेक्स्ट में कि उन्होंने भी सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट करा था समुद्रगुप्त के। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो 27th लाइन है इस इंस्क्रिप्शन की, वहाँ पे कहा जाता है समुद्रगुप्त को कविराज। इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, जिससे हमको ये पता चलता है कि पैटर्न थे पोएटिक आर्ट के और ये खुद भी एक पोएट थे। ओके, पैटर्न थे, ये पोएटिक चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, काफ़ी सारे पोइट्स को इन्होंने पैट्रोनाइज प्रोवाइड करा था। इसके अलावा ये खुद भी एक बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छा लिखते थे। 28 में पता चलता है कि पैटर्न थे ऑफ स्कॉलर्स। 29th और 30th लाइन में पता चलता है कि इन्होंने टाइटल दिया था लिच्छवी दोहित्र का। लिच्छवी दोहित्र मतलब के लिच्छवी के ग्रैंड सन। ओके, तो इसी से हमको पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त वन थे उनकी कुमार देवी से शादी हुई थी जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। इसके अलावा इन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था। महाराजाधिराज का टाइटल चंद्रगुप्त वन ने भी लिया था। उसके पहले के जो किंग्स थे
श्रीगुप्त और घटोत्कच, उन्होंने महाराजा का टाइटल लिया था, जिसे हमको पता चलता है कि शायद वो सबॉर्डिनेट्स थे या वेसल्स थे कुशांस के, और चंद्रगुप्त वंश जो थे उन्होंने अपना जो स्टेटस था उसको बढ़ाया था। इसके अलावा अवतार, ये अपने आप को विष्णु जी का अवतार मानते थे। प्राचीर, वॉल बाउंड विथ धर्मा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो समुद्रगुप्त थे ये सिर्फ एक कॉन्करर ही नहीं थे, ये अपने आप को बाउंड मानते थे बाय धर्मा, और धर्म के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते थे। जो हिंदू रिलीजन था उसकी फिलॉसफीज़ के अकॉर्डिंग ये चलने की कोशिश करते थे, और काफ़ी सारी वेलफेयर पॉलिसीज़ को भी इन्होंने अडॉप्ट किया था। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमको ओवरऑल पिक्चर देखने के बाद, ओवरऑल सारी चीज़ों को समझने के बाद हम एक चीज़ यहाँ पे समझ पाते हैं कि जो गुप्ताज थे उन्होंने एक ऑल इंडिया एम्पायर नहीं क्रिएट किया अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल, जैसा कि मॉरियंस ने किया था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट थ्रू देयर सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स, इन्होंने काफ़ी सारे मिलिट्री कैंपेन्स करे जिनके बारे में हमको इलाहाबाद प्रदेश हिस्ट्री से पता चलता है कि इन्होंने काफ़ी सारी ट्राइब्स को भी डिफीट किया, इन्होंने दक्षिणापथ के 12 किंग्स को डिफीट किया, काफ़ी सारे किंग्स ने इनके सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया। तो ये जो इनके सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स थे, इससे एक नेटवर्क ऑफ पॉलिटिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। ओके और काफ़ी सारे किंग्स ने इनके सबॉर्डिनेशन को, पैरामाउंटेसी को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से एक यूनिफाइड इंडिया हमको देखने के लिए मिला। और इनका जो रूल था वो एक्सटेंडेड था ऑन द लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे क्लियर होती है कि ऑल दो यदि हम मैप देखते हैं तो जो मॉडर्न डायनेस्टी थी, मॉडर्न एम्पायर था, उसका मैप बहुत बड़ा था। मॉडर्न्स के अंडर तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का पार्ट आता था, यहाँ पे भी पूरा रीजन उनके अंडर आता था, और नीचे यहाँ तक इनका रूल था मॉडर्न्स का। बट इनका रूल कम रीजन में था, बट इन्होंने एक सबॉर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर दिया था। काफ़ी सारे किंग्स ने इनके सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, इनकी सजन नीति को एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे एक पॉलिटिकल यूनिटी बन चुकी थी। यदि हम समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिष्टि की बात करें तो इससे हमको ये पता चलता है कि एक रेस्टलेस कॉन्करर थे। बट ये सिर्फ मिलिट्री सक्सेस ही हमको इनकी देखने नहीं मिलती है, काफ़ी सारी दूसरी एबिलिटीज़ भी थी इनमें, और काफ़ी टैलेंटेड टाइप रूलर भी थे। ये काफ़ी टैलेंटेड थे, कविराज कहलाते हैं, ये खुद अपने आप में एक पोइट थे, काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी ये बजाया करते थे। ओके, इनको एक एबल कंपेशनेट रूलर बताया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि काफ़ी सारी वेलफेयर पॉलिसीज़ के अंदर, वेलफेयर सब्जेक्ट्स के अंदर भी इन्वॉल्व होते थे। इसके बाद में नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन हमको समुद्रगुप्त का देखने मिलता है, एरन इंस्क्रिप्शन। इसमें इनको कहा गया है सर्वराज औचित्य। सर्वराज औचित्य का मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल किंग। ये तो इनके केस में बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी डायनेस्टीज को डिफीट कर दिया, काफ़ी सारे किंग्स को डिफीट कर दिया, काफ़ी सारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करा। इसके अलावा काफ़ी सारे किंग्स को अपना सबॉर्डिनेट बनाया, काफ़ी सारी टेरिटरीज को सब्जुगेट कर लिया। इसमें यह भी बताया गया है कि इनकी शादी हुई थी दत्ता देवी से। ये भी बताया गया है कि जो एरिकनी, एरन को उस समय एरिकनी कहा जाता था, ये इनकी पर्सनल जागीर था, जिसको सौभोग नगर कहा जाता है। ओके, इसके अलावा हमको इनका गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है। ये जो गया बिहार में प्लेस है, वहाँ पे हमको ये इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है। नालंदा इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है। ये जो नालंदा का जो इंस्क्रिप्शन आपको मिला है, वो यहाँ की जो मॉनेस्ट्री है, विहार है, उसमें मिला है। संस्कृत लैंग्वेज ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये डोनेटिव नेचर का है। इसमें बताया गया है अग्रहार के बारे में, दैट इज लैंड ग्रांट हैड बीन गिवन टू ब्राह्मण बाय द डोनर। ओके, तो लैंड ग्रांट से रिलेटेड है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन है, इसमें श्रीगुप्त से लेकर समुद्रगुप्त तक के जो किंग्स थे, गुप्ता डायनेस्टी की जो जिनेओलॉजी है उसके बारे में स्पेसिफाई है, उनके किंग्स के बारे में बताया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यदि हम नालंदा और गया इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि ये विष्णु के डिवोटी थे, परम भागवत कहते थे अपने आप को। बट ये जो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नालंदा गया के जो
इंस्क्रिप्शंस हैं उनको फेक माना जाता है, तो हम डाउटफुल हैं कि ये बात सही भी है कि गलत है। ओके, बट गुप्ता किंग्स हिंदू थे और हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। मैक्सिमम जो किंग्स थे वो विष्णु के फॉलोअर थे, विष्णु के डिवोटी थे, तो हमको इससे ये पता चलता है कि शायद ये होंगे। यदि हम बात करें इनके कॉइन्स की, तो समुद्रगुप्त ने काफ़ी तरीके के कॉइन्स इशू करे थे। बहुत अलग अलग तरीके के चीज़ें उस पर डिपिक्ट की जाती थी, बनाई जाती थी। जो कॉइन्स होते थे वो इनके पावर्स, इनकी मार्शल स्किल्स को रिप्रेजेंट किए जा करते थे। इनका जो एक कॉइन है उसके ऊपर इन्होंने एक हाथ में आर्चर है, बो वगैरह, और एक हाथ के अंदर आपको एरो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक जो कॉइन है उसके ऊपर इनके हाथ में बैटल एक्स देखने के लिए मिलेगी। तो काफ़ी अलग अलग तरीके के कॉइन्स देखने मिलते हैं। इसके अलावा एक कॉइन है जिसके अंदर ये ट्रैम्पलिंग कर रहे हैं और टाइगर को मार रहे हैं, इस तरीके का भी कॉइन देखने मिलता है। तो काफ़ी अलग अलग तरीके के कॉइन्स देखने मिलते हैं। हमको इनके कॉइन से ये भी पता चलता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जो अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम पढ़ते हैं वो इन्होंने करवाया था। अब वो हमको इसलिए पता चलता है क्योंकि इन्होंने अश्वमेध कॉइन इशू करे थे। इन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था। महाराजाधिराज का टाइटल यदि दो किंग्स को छोड़ दिया जाए, स्टार्टिंग में श्रीगुप्त और घटोत्कच, उनको छोड़ने के बाद में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, सब ने ये टाइटल लिया है। ये काफ़ी कॉमन टाइटल होता था उस समय। इसके बाद में स्टैंडर्ड टाइप के जो कॉइन होते थे जो इनके टाइम पे चलते थे, उसमें इनके एक हाथ के अंदर लॉन्ग स्टैफ होता था, जो भाला हम जिसको बोलते हैं, स्पेयर, स्पेक्टर, जेवेलिन, वो होता था इनके एक हाथ में। और इसके अलावा जो एक हाथ होता था उससे ये कुछ यज्ञ के अंदर आहुति वगैरह दे रहे थे, ऑफर ऑब्लेशन इनटू अ फायर अल्टर, एक हाथ से। और इसके अलावा इनकी जो ये कॉइन्स होते थे उस पर गरुड़ भी बना होता था। गरुड़ विष्णु जी का वाहन होता है, इसलिए भी हमको ऐसा लगता है कि शायद ये विष्णु रिलीजन के फॉलोअर होते होंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड टाइप के कॉइन के ऊपर इनके एक हाथ में भाला होता था, एक हाथ से ये यज्ञ में आहुति दे रहे होते हैं, और एक साइड इनके गरुड़ देखने के लिए मिलता है आपको। इसके अलावा किंग क्वीन कॉइन जो कि चंद्रगुप्त वन ने शायद इशू करे थे, बट इसको लेकर कंफ्यूजन है। कहा जाता है कि शायद समुद्रगुप्त ने ये कॉइन इशू करे हैं, तो उसका एट्रीब्यूशन को लेकर अभी भी थोड़ा सा असमंजस है कि किसने इशू करे थे कॉइन। इसके अलावा इन्होंने लिरिस्ट कॉइन भी इशू करे हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं ने लिरिस्ट कॉइन इशूज करे हैं। ये जो लिरिस्ट कॉइन थे इसमें क्या देखने मिलता है कि ये एक काउच पे बैठ के वीणा बजा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में टाइगर स्लेयर कॉइन देखने के लिए मिलता है। ये टाइगर स्लेयर जो कॉइन है इसके अंदर ये ट्रैम्पलिंग कर रहे हैं टाइगर की, मतलब कि टाइगर की तरह टाइगर के ऊपर ये चल के निकल रहे हैं या उसकी किलिंग कर रहे हैं, इस तरीके का भी हमको कॉइन देखने मिलता है। इसके ऊपर इनको कहा गया है व्याघ्र पराक्रमा, ये इनको इस कॉइन के ऊपर बताया गया है, और इसका मतलब होता है हैविंग द प्रोविस ऑफ अ टाइगर, जिसके अंदर टाइगर की क्वालिटी हो उसको कहा जाता है व्याघ्र प्रकारमः। ओके, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे टाइटल लिया है। इसके अलावा हमको इनका जो नेक्स्ट कॉइन देखने मिलता है वो है बैटल एक्स टाइप कॉइन। यदि हम कॉइन्स की बात करते हैं तो हम कॉइन्स पे देखते हैं कि कुछ बना होने के साथ साथ कुछ लेजेंड्स, कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि इस कॉइन में इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कहा गया है। तो जो समुद्रगुप्त के जो कॉइन थे इसमें अलग अलग चीज़ें उनके लिए यूज की गई है, जैसे पराक्रमा। पराक्रमा का मतलब होता है ब्रेव। किसी कॉइन पे ये लिखा हुआ है, किसी कॉइन पे लिखा हुआ है आपृत्रथा। आपृत्रथा का मतलब होता है जिसको हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल। ओके, एक कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रमा, पावरफुल इनफ टू परफॉर्म अश्वमेध। तो हमको इससे पता चलता है कि ये अश्वमेध कॉइन है और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया होगा। इसके अलावा व्याघ्र पराक्रमा, व्याघ्र पराक्रमा का मतलब होता है ब्रेव एज अ टाइगर। तो इस तरीके के वर्ड्स इनके लिए इनके कॉइन्स पे यूज किए गए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है।
इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने 4 किंग्स के बारे में डिस्कस करा गुप्ता डायनेस्टी के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट इन्होंने किया है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त टू के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो अदर किंग्स हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इसके बाद में गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगती है, तो इन तीनों किंग्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।